हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरह से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3G प्रश्न संख्या 9 से। इसके पहले वाले सभी प्रश्न को हमने हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुल 75,000 की पूंजी लगाई। एक व्यक्ति है जो 75,000 की क्या कर रहा है, पूंजी लगा रहा है। इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसे कितना धन लगाया। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को समझते हैं हम लोग। देखिए, आपके पास 75,000 रुपए है। कितना है? 75,000। इसका दो भाग कर रहे हैं। कितने भाग कर रहे हैं? दो भाग। एक भाग पर आप लगा रहे हैं 12% और दूसरे भाग पर लगा रहे हैं 10%। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा है कि 12% कितने रुपए पर लगा रहे हैं और 10% कितने रुपए पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं 12% पर x रुपए लगाए। कितना लगाए? x रुपए लगाए। तो शेष भाग पर कितना लगाए? 75,000 में से आपने क्या किया, x भाग 12% x भाग पे लगा दिया तो शेष कितना बचेगा? जितना 75,000 में से लगाए हैं उतना घटा दीजिए। तो 75,000 में से आप कितना लगाए हैं? x रुपए। तो x इसमें से क्या करें? घटा दीजिए, शेष निकल जाएगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपके पास 1,000 है। ठीक है, इसमें से 300 रुपये आपने क्या किया, खर्च कर दिया। तो कितना बचेगा? 1,000 में से जितना खर्च किए उतना घटा देंगे तो कितना आएगा? 700। 1,000 में से 300 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। उसी तरह 75,000 में से x रुपये आपने क्या किया, खर्च कर दिया। तो शेष कितना बचेगा? 75,000 में से x रुपये क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो x रुपये पे 12% लगा रहा है और 75 माइनस x रुपये पर कितना लगा रहा है? 10% लगा रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। ठीक है, तो लिखेंगे माना x रुपये पर, माने 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, वार्षिक ब्याज की दर पर x रुपये लगाया। ठीक है ना, x रुपये लगाया। तो x रुपये का 12% वार्षिक, x रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। लिखेंगे x रुपये का 12% वार्षिक ब्याज पर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100। यही होता है ना दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, मूलधन कितना है? मूलधन आपके पास x रुपये है और दर कितना है, कितने प्रतिशत पे लगा रहे हैं? 12%। समय कितने? वार्षिक मतलब 1 वर्ष की बात कर रहा है। अब बट्टे में 100। ठीक है, इसको काट दीजिए। देखिए, 2 छाक 12, 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, फिर काटिए, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, यानी कि आ गया 3 और यहाँ से x, 3x बट्टे में 25। ठीक है, ये आया साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसी तरह शेष धन क्या होगा? शेष धन दोस्तों, शेष धन क्या होगा? 75,000 में से x रुपये आपने क्या किया, खर्च कर दिया। तो कितना बचेगा? 75 में जितना खर्च किया उतना घटा दीजिए। तो 75,000 माइनस x। तो लिखेंगे शेष धन बराबर 75,000 माइनस x। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से 75,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज
क्या लिखा है, ब्याज पर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज क्या होगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मूलधन कितना है हमारे पास, मूलधन है 75,000 माइनस एक्स, यहाँ लिख लीजिए 75,000 माइनस एक्स। तो मूलधन आपके है 75,000 माइनस एक्स। दर कितना है, दर कितने प्रतिशत पर लगा रहे हैं, 10%। गुणे समय, समय वार्षिक है तो 1 हो गया, बट्टे में 100। ठीक है, अब देखिए 1 0 और 1 0 कट गया, तो कितना बचेगा, 75,000 माइनस एक्स बट्टे में 10। ठीक है, ये आपका निकल गया। तो देखेंगे यहाँ पर x रुपये 12% वार्षिक ब्याज पर साधारण ब्याज कितना मिला, 3x बट्टे 25, और 75,000 माइनस एक्स पर 10% वार्षिक ब्याज पर कितना साधारण ब्याज मिला, 75,000 माइनस एक्स बट्टे में 10। अब इन दोनों ब्याजों को जोड़कर कितना मिल रहा है, 8300 रुपये मिले। इन दोनों ब्याजों को जोड़कर आपने क्या किया था, एक भाग 12% पर लगाया था और एक भाग 10% पर लगाया था। तो उन दोनों ब्याजों को जोड़कर, यानी वार्षिक में जो ब्याज मिलेगा उन दोनों को जोड़कर कितना प्राप्त हो रहा है, 8300 प्राप्त हो रहा है। यानी इसको और इसको जोड़कर 8300 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों ब्याजों को जोड़कर 8300 प्राप्त के बराबर रखेंगे। तो पहला ब्याज क्या है, 3x बट्टे में 25 प्लस, और यहाँ से 75,000 माइनस एक्स बट्टे में 10 बराबर 8300 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब इसका एलसीएम ले लें तो हम लोग 25 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, निकाल के देख लीजिए, 25 और 10 का 2 से काटिए 5, फिर 5 से काटिए, फिर 5 से काटिए 1, 2 दूना 2 पच्चे 10, 10 पच्चे 50, आया कि नहीं, तो 50 आ गया। 25 दूना 50, 2 आएगा, 2 तिहाई 6x प्लस 10 पचे 50, यानी 5 आया, 75,000 माइनस एक्स बराबर 8300। ठीक है दोस्तों, अब गुणा कर लीजिए, इसके बट्टे में 1 मान के गुणा कर लीजिए, तो 6x प्लस, देखिए 3 0 है, 3 0 तो ऐसे उतार दीजिए, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 कितना हो गया, 37 माइनस 5x। अब बट्टे में कितना हुआ, 50 बराबर 8300 बट्टे में 1। ठीक है, अब तीसरा गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो देख, पहले घटा लीजिए, 6x में से 5x निकल गया तो बचेगा x प्लस 37 5000 बट्टे में 50 बराबर 8300 बट्टे में 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तीसरे गुणा कर लीजिए। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए तीसरे गुणा कराइए इसमें, तो x प्लस 37 5000 बराबर, इन दोनों का गुणा कराइए 50 गुणे 8300। ठीक है, तो यहां से x प्लस 37 5000 बराबर, देखिए 5 के 15 के 5 हासिल 1, 5 8 40 और 1 41 और 3 0। ठीक है, तो x बराबर क्या मिलेगा, 41 5000 माइनस
ये प्लस में जरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 37 5000, तो यक्स बराबर घटाएंगे, देखिए घटा लीजिए, 5 में से 5 गया 0, अब देखिए 11 में से 7 गया 4, और 3 में से 3 गया 0, और 3 0 है, तो ये आपका यक्स का मान मिल गया। किसका मान मिल गया, यक्स का मान मिल गया। अब यक्स का मान मिल गया, अब शेष धन भी निकाल लेते हैं। शेष धन क्या मिलेगा, 75,000 में से 40,000 पे कितना है, यक्स पे कितना लगाया था, यक्स का मान 12% पर लगाया था। इसका मतलब कि 40,000 पर 12% लगाया था, तो शेष धन पर कितना लगाएगा, शेष धन यहाँ से माइनस कर देते हैं। शेष धन क्या है, 75,000 माइनस यक्स, यानी कि 75,000 माइनस यक्स, यक्स का मान मिला है 40,000, तो घटाएंगे कितना आएगा, 35,000। ठीक है, इसका मतलब लिखेंगे 40,000 पर देखिए 12% पर 40,000 तथा 10% पर 35,000 धन लगाया। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह जोड़ेंगे, 40 और 35 कितना हो गया, 75। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये काफी अच्छे से आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 10 सेम टू सेम प्रश्न संख्या 9 की तरह है, तो आप लोग अपने मन से यानी खुद से लगा सकते हैं इसको। तो हम इसको हल करते हैं। कह रहा है, एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 में से कुछ रुपए, ठीक है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष पश्चात, मतलब बाद 2 वर्ष बाद उसे 6320 रुपए बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपए उधार लिया था। बताना है कि 12% पर कितना रुपए उधार लिया और 15% पर कितना रुपए उधार लिया। तो ध्यान दीजिए इसको भी दोस्तों, 5,000 रुपए आप बैंक से उधार ले रहे हैं। कितने रुपए उधार ले रहे हैं, 5,000। 5,000 में से आपने 2 किस्त पर उधार ले रहे हैं, एक 12% पर उधार लिए हैं और एक 15% पर उधार लिया है। लेकिन ये नहीं मालूम है कि कितने रुपए, 5,000 में से कितने रुपए 12% पर है और 5,000 में से कितने रुपए 15% पर है। ठीक है, और इस तरह दोनों ब्याजों को जोड़कर आप कितना दे रहे हैं बैंक को, कुल 6320 रुपए दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 6320 रुपए। ठीक है ना। तो मान लेते हैं 12% पर x रुपए उधार लिए, तो शेष धन कितना हो जाएगा, 5,000 में से x रुपए 12% पर चला गया, तो 5,000 में से x रुपए घटा दीजिए तो शेष धन हो जाएगा। शेष धन आपका कितना हो जाएगा, 15% पर उधार हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा प्रश्न संख्या 9 की तरह। लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कुल 6320 रुपए दे रहे हैं बैंक को, इसमें आपका मूलधन भी है और ब्याज भी है। देखिए कहा दिया है कि 2 वर्ष पश्चात, मतलब बाद, उसे 6320 रुपए बैंक को देने पड़े। तो 6320 रुपए जो है, इसमें 2 लोग हैं, एक आपका मूलधन है और एक आपका क्या है, ब्याज है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि ब्याज कितना होगा, तो आपने बताइए, इसमें 6300 कुल दे रहे हैं, 6300 बैंक को दे रहा है। अब 6300 में से मूलधन आपका कितना है, 5,000 तो मूलधन है। बैंक को जनरली 5,000 देना चाहिए, लेकिन ब्याज भी तो उसमें जुड़ेगा। तो 5,000 क्या करेंगे, 6300 में से घटा, 6320 रुपए है, सॉरी 6320 रुपए है यहाँ पर। ठीक है, 6320 रुपए है। आप 6320 रुपए में से 5,000 घटा दीजिए तो कितना ब्याज मिलेगा, 6320 रुपए में से 5,000 घटा दीजिए, 0 2 3 1, 1320 रुपए। 1320 रुपए आपका क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। अब इन दोनों ब्याजों को जोड़कर हमें किसके बराबर रखना है, 1320 रुपए के बराबर रख देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12% पर ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज,
और 15% पर साधारण ब्याज निकालेंगे। उन दोनों साधारण ब्याजों को जोड़कर 1320 रुपये का क्या करना है, बराबर रख देना है। यक्स का मान जो आएगा वो 12% पर ब्याज होगा, और जो यक्स रुपये आज निकल जाएगा तो 5000 में से जितना निकलेगा उसमें से घटा देंगे तो आपका 15% वार्षिक ब्याज पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे सबको समझ में आया। अब सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, तो माना 12% वार्षिक ब्याज पर बैंक से x रुपये उधार लिए, x रुपये उधार लिए। हमें नहीं मालूम था कि 12% पर बैंक से कितना उधार ले रहा है, तो मान लिया कि 12% वार्षिक ब्याज पर बैंक से x रुपये उधार लिए। तो लिखेंगे x रुपये का 12% x रुपये पर, ऐसे लिख लीजिए, x रुपये पर 12% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100। ठीक है, ये तो साधारण ब्याज का सूत्र हो गया। मूलधन कितना है आपका, x रुपये, दर कितना है 12%, समय कितना है 2 वर्ष, बट्टे में 100। ठीक है, काट दीजिए इसको, 2 × 2 2 5 10 0। देखिए 2 छाक 12, 2 दूना 4, 2 5 10, तो आपका निकल गया 6x, देखिए 6 और x बट्टे में 25। ये आपका साधारण ब्याज निकला, साधारण ब्याज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए शेष धन क्या हो जाएगा, शेष धन 5000 में से x रुपये 12% पर लग गया, तो अब कितना बचेगा, 5000 में से x रुपये क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, शेष धन हो गया। तो अब लिखेंगे 5000 माइनस x रुपये पर 15%, शेष धन पर कितना लगा रहे हैं, 15% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब ध्यान दीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100। ठीक है, मूलधन कितना है 5000 माइनस x, तो 5000 माइनस x, दर कितना है 15%, समय कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। देखिए 2 वर्ष, बट्टम क्या हो गया 100। ठीक है, काट दीजिए इसको, 2 5 10, 5 3 15, 5 के नाम 5 0, तो आपका मिल गया। देखिए 3 यहाँ से मिलेगा और कोष्टक 5000 माइनस x बट्टे में 10। ठीक है, कोई डाउट दोस्त, बताइए लोगन। अब ये मिला, देखिए 6x बट्टा 25, ये कितने प्रतिशत मिला है, 12%, 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिल गया। और ये जो मिला है ये कितने मिला है, 5000 माइनस x पर 12 और 15% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिला है। अब दोनों ब्याजों को जोड़कर किसके बराबर रखना है, 6320 रुपये के बराबर रखना है। सही है, नहीं गलत है बाबू, 6320 रुपये के बराबर नहीं रखना है, क्योंकि 6320 रुपये में आपका मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो पहले हम ब्याज को निकाल लेते हैं। ब्याज क्या होगा, देखिए 6300 में से
6320 रुपये में से 5000 घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना बचेगा? 1320 रुपये बचेगा कि नहीं बचेगा? ये आपका ब्याज मिल गया। अब दोनों ब्याजों को जोड़कर हमें कितना रखना है? 6320 रुपये, क्योंकि यह आपका ब्याज है। तो प्रश्नानुसार देखिए, इसको जोड़िए। 6x बट्टे में 25 प्लस इसका 3, 5000 माइनस x बट्टे में 10 बराबर 1320। अब जरा इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम इसका कितना आएगा? 25 और 10 का एलसीएम ने बताया था 50 आएगा। 25 दूना 50, 6 दूना 12x प्लस 10 पचे 50, 5 5 तिहाई 15, तो बचेगा 5000 माइनस x बराबर 1320। ये आपका निकल गया, ठीक है। आप गुणा करा दीजिए। 12x प्लस 15 75 हो गया, यानी कि 75,000 माइनस 15 माइनस x यानी 15 गुणे x, तो 15x बट्टे में, चलिए बट्टे मतलब लगाइए, तीजे गुणा इसको भी कर देते हैं हम लोग, बराबर देखिए 0 5 दूना 10, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, ठीक है। 15 और एक हासिलवा 16, हासिल 1, 5 के नम 5, 5 1 6, ठीक है। देख लीजिए 5 दूना 10, हासिल 1, 5 तिहाई 15 और हासिलवा 16 के 6 हासिल 1, 5 के नम 5, 5 1 6, 2 जीरो बढ़ गया, ठीक है। 1 जीरो यहाँ से। देखिए हम गुणा करके दिखा दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो गुणा भी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को गुणा भी आवाला। 0 0 0 0 0, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 1 16, 5 के नम 5, 5 1 6, 0 0 0 6 6। देखा इतना आए हैं, कोई डाउट नहीं। आप क्या करें, एक बात घटा दो, 15x में से 12x निकल गई तो बचल माइनस 3x, क्योंकि 15 बड़ा है, 15 के सामने माइनस का चिन्ह है, और इसके उधर भेज दो। तो 66,000 माइनस 75,000, तो माइनस 3x बराबर, आप देखो 75,000 में से 66,000 घटा देव तो कितना बचल? 15 में 6 गया 9, और यहाँ कुछ ना है, यानी कि माइनस 9,000, ठीक है। तो आप यहाँ से माइनस माइनस का हो गई, काट दे के, तो x बराबर 9,000, और ये गुणे में कहाँ चल गई? बट्टे में, ए काट दो, 3 3 9, तो x बराबर कितना मिल गई? 3,000। आई के इरेज कर दो ना, ठीक है। x का मान मिल गई। अब शेष धन निकाला जा, शेष धन का 5,000 माइनस 3,000, तो इसका मिल गई 2,000, ठीक है। इस तरह 12% पर उधार, 12% पर उधार कितना है? x का मान 12% पर उधार कितना है? 3,000, और 15% पर उधार कितना मिल गई? 2,000। इस तरह 2,000 और 3,000 मिलकर कितना हो गई? 5,000। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना एक लड़की का नाम है, वो 2,000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची, खजांची का मतलब कैशियर,
कैशियर से 500 और 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। बैंक गई और बैंक जाने के बाद कैशियर से बोला कि भैया हमको 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट चाहिए। माना, देखिए माना नहीं है दोस्तों, मीना है, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। इस तरह बैंक वाले कैशियर ने उसको 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट, कुल 25 नोट मीना को दिए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये का और 100 रुपये का कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमें बताना है कि 50 रुपये का कुल कितना नोट है और 100 रुपये का कुल कितना नोट है, ये हमें पता करना है। तो इस तरह प्रश्न में दोस्तों हमने बताया था, जो पूछा जाता है उसी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना 50 रुपये का कुल नोट X तथा 100 रुपये का कुल नोट Y है। क्या है, Y है दोस्तों, ठीक है। माना 50 रुपये का कुल, ऐसे लिख लीजिए, माना 50 रुपये का कुल नोट, या नोट लिख लीजिए, नोट X तथा 100 रुपये का कुल नोट Y है, Y रुपये है, ठीक है, Y रुपये है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस तरह कुल नोटों की संख्या कितने होना चाहिए, 25 होना चाहिए। कुल नोटों की संख्या 25 होना चाहिए। यानी कि प्रश्नानुसार कुल नोटों की संख्या बराबर 25 होना चाहिए। लेकिन ये जो कुल नोट है इसमें कितने कितने के नोट हैं, एक आपके पास 50 रुपये का नोट है और एक कितने रुपए का नोट है, 100 रुपये का नोट है। इसका मतलब कि X रुपये और Y रुपये, यानी X 50 रुपये का नोट है और Y 100 रुपये का नोट है। दोनों नोटों को जोड़कर कितना होना चाहिए, 25 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 25 नोट होना चाहिए ना। तो इस तरह समीकरण बन गया आपका 1। ठीक है दोस्तों, देखिए एकदम आसान बात है। यानी कि 50 रुपये का कितने नोट है X, 100 रुपये का कितने नोट है Y। तो इस तरह 50 रुपये का नोट और 100 रुपये के नोट दोनों को जोड़कर कितने नोट होने चाहिए, 25 नोट होना चाहिए। तो इसको जोड़ के कितना कर दिया, 25 के बराबर कर दिया। कोई डाउट नहीं दोस्तों। लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कुल रुपए कितने होना चाहिए, कुल रुपए 2000 के बराबर होना चाहिए, 2000 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब एक नोट कितने रुपए का है, 25। एक रुपए कितने नोट का है, 50, यानी 50 रुपए का है। देखेंगे तो इसको सीधे हम जोड़ लेते हैं, यानी कि 50X प्लस 100Y बराबर कितना हो गया, 2000 के बराबर हो गया। आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया। देखिए 50 रुपए का कितने नोट है, X है, और 100 रुपए कितने नोट है, Y रुपए है। इस तरह X गुणे 50 और Y गुणे 100 दोनों को मिलाकर कुल कितने नोट होने चाहिए, कितने रुपए होने चाहिए, तो 2000 रुपए के बराबर होना चाहिए। ये 2000 का हमने क्या किया, बराबर कर दिया। अरे भाई जो X है वो 50 के नोट है और जो Y है वो 100 के नोट है। तो X का नोट 50 में गुणा करके और Y का नोट 100 में गुणा करके दोनों को जोड़कर इस तरह कुल कितने होने चाहिए, 2000 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो 2000 का हमने क्या किया, बराबर कर दिया, और ये समीकरण मेरा बन गया 2। ठीक है, ये समीकरण 2 बन गया। या समीकरण 2 अभी रहने दीजिए, यहाँ से हम कुछ कॉमन भी कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं, 50 कॉमन कर लीजिए। तो X प्लस 2Y बराबर 2000। ठीक है, तो X प्लस 2Y बराबर 2000 बट्टे में 5। इसको काट देंगे, इसको काट सकते हैं। देखिए 5 चौक 20 और 1 0 कट गया, तो कितना बचेगा, X प्लस 2Y बराबर, देखिए यहाँ से तो 4 बच गया और 1 0 से 1 0 कट गया, बचेगा 40। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब 5 चौक 20,
तो 40 हो गया। और ये रहा समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देना है दोस्तों। लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। अब जिस तरह जोड़ते घटाते हैं उस तरह देखिए x और x बराबर है तो ये दोनों चिन्ह प्लस में है तो घटा देते हैं, इसका चिन्ह बदलना होगा माइनस माइनस माइनस, पहला चिन्ह माइनस का तो लिखेंगे घटाने पर। अब देखिए ये और ये क्या हो गया, कट गया, दो वाई में से एक वाई चला गया तो माइनस वाई बचेगा, क्योंकि दो बड़ा है उसके सामने माइनस का चिन्ह है, बराबर। अब देखिए 40 में से 25 चला गया तो बचेगा 15, लेकिन माइनस 15 क्योंकि यहाँ पर क्या है 40 माइनस में है। अब यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया तो y बराबर 15, ये y का मान निकल गया। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। अब यहाँ पर y का स्थान पर हमें क्या रखना है 15 प्लस वाई बराबर 25, तो इस तरह y बराबर 25 और ये प्लस में इधर क्या हो गया माइनस हो गया, तो y बराबर 25 में से 15 जाएगा बचेगा 10। इस तरह आपको y मिल गया, यानी कि x क्या था 50 के नोट थे और y क्या था 100 के नोट थे, तो इसलिए 50 के नोटों की संख्या 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना मिला है y का मान, सॉरी यहाँ से देखिए ध्यान देना है, y का मान निकाले हैं ना हम लोग, तो y का स्थान पे रखना है ना, यानी 15 यहाँ पर रखना है और ये आपका रह गया x और x, ठीक है। तो 50 के नोटों की संख्या क्या है x, तो 50 के नोट कितने हैं 10, ठीक है, और 100 रुपए के नोट कितने हैं, नोटों की संख्या बराबर कितना मिला है y का मान 15, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह 10 और 15 कुल कितने नोट हो गए 25 नोट हो गए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों अब है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन है एकदम आसान, एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। छात्रावास का मतलब होता है दोस्तों हॉस्टल, हॉस्टल का जो महीने का व्यय, मासिक मतलब होता है महीना का व्यय मतलब खर्च, जो महीने का खर्च एक भाग क्या है नियत है, नियत मतलब फिक्स है। तो शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का, प्रतिदिन मतलब एक दिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, हॉस्टल में जा रहे हैं तो हॉस्टल का 2 रूल है। 2 रूल क्या है कि एक भाग आपको नियत कर देना है, वो तो आपको महीने का, वो तो आपको फिक्स है, वो तो आपको देना ही देना होगा, और खाने पर निर्भर करता है कि महीने में आप कितना दिन खाना खाते हैं। तो दोनों का मूल्य जोड़कर एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो जो वह 1000 देता है, और बी विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है तो वह 1180 रुपये देता है। तो नियत भाड़ा मान लेते हैं रूम का भाड़ा। रूम का भाड़ा आप खाइए या मत खाइए, लेकिन रूम का भाड़ा तो आपको देना ही देना होगा। और दूसरा इस पर निर्भर करता है कि महीने में आप कितना दिन भोजन हॉस्टल से खा रहे हैं, वो इस पर निर्भर करता है। दोनों बात समझ में आए कि नहीं भाई, कमेंट करके बताइए लोगों कि समझ में आता कि ना है, ठीक है।
तो जो इस तरह प्रश्न में जो पूछा जाता है उसी को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। इस तरह प्रश्न में जो पूछा जाता है उसी को मान लेते हैं। माना नियत व्यय क्या है, x रुपये, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है, y रुपये है। ठीक है, माना नियत व्यय x रुपये तथा प्रतिदिन मतलब एक दिन का भोजन का मूल्य y रुपये है। ठीक है दोस्तों, अब निकालते हैं विद्यार्थी ए के लिए। विद्यार्थी ए के लिए जब विद्यार्थी ए जाएगा तो 20 दिन के लिए उसको 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो 1000 में क्या है, नियत भाड़ा है और 20 दिन का भोजन है। तो नियत व्यय प्लस 20 दिन का भोजन, उसको कितना देना पड़ रहा है, हॉस्टल को 1000 देना पड़ रहा है। तो नियत व्यय को क्या मान लिया है हम लोग, यक्स मान लिए हैं। 20 एक दिन का भोजन का मूल्य क्या है, y, तो 20 दिन का 20y बराबर 1000। ठीक है दोस्तों, अरे भाई करेंगे मतलब एक दिन का मान लीजिए 2 रुपये है तो 20 दिन का 40 रुपये होगा, 2 का 20 में गुणा करा दीजिए। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, बताइए लोगों कमेंट करके। ये रहा समीकरण नंबर तो 1। अब समीकरण नंबर 2 निकालते हैं विद्यार्थी बी के लिए। लिखेंगे विद्यार्थी बी के लिए। विद्यार्थी बी के लिए क्या हुई, नियत व्यय प्लस 1 दिन का भोजन या 26 दिन का भोजन, 26 दिन का भोजन, दोनों को जोड़कर कितना दे रहा है, 1180 रुपये दे रहा है। नियत व्यय क्या है, यक्स, और 26 दिन का 1 दिन का भोजन y रुपये है, तो 26 दिन का 26y बराबर 1180 रुपये। और ये रहा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर लिख लीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 क्या है, देखिए x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180 रुपये। अब जिस तरह इसको जोड़ते घटाते हैं उस तरह इसको जोड़े घटाएं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। पहला चिन्ह माइनस से इसलिए लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। 26y में से 20y निकल गया तो माइनस 6y बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस बड़ा है ना। इसका कितना आएगा 180, लेकिन माइनस का। ठीक है, 1180 में से 1000 निकल गया तो 180 बचेगा ना, माइनस माइनस कट गया तो 6y बराबर 180, तो y बराबर 180/6, काटें इसको, 6 × 18, तो y का मान कितना मिल गया 30। अब y का मान क्या कर दीजिए, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x प्लस 20y बराबर 1000। अब यहाँ से जहाँ देखो जहाँ y मिली ओके स्थान पर 30 रखेगा, तो x प्लस 20 गुणे y का स्थान पर 30 बराबर 1000। तो x प्लस 2 तिहाई 600 बराबर 1000। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर 400। ठीक है, अब x का मान गई बा नियत भाड़ा, नियत व्यय, और प्रतिदिन का
प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर नियत व्यय कितना निकल है 400 रुपये और प्रतिदिन का मूल्य y का मान कितना मिला 30। ये तो का हो गए आंसर हो गए, यानी नियत व्यय क्या बा 400 अब प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना बा 30 रुपये बा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न संख्या 12 तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया। दोस्तों देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलें। एक सब्सक्राइब एक लाइक तो बनता है दोस्तों, आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।